जैसे प्रत्येक विद्या में अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनके निर्धारित अर्थ होते हैं, ऐसे ही यहाँ योग दर्शन में भी कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनके निश्चित अर्थ होते हैं। उन शब्दों का उन्हीं अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे गणित में रेखा, रेखा का मतलब क्या? लकीर, बिंदु, एक पॉइंट, डेसिमल, दशमलव, ऐसे ऐसे शब्द हैं ना, उनकी अपनी अपनी परिभाषा है। वृत्त, सर्कल, ठीक है ना, वर्ग, आयत, षडभुज, अष्टभुज, ऐसे अपने अपने पारिभाषिक शब्द हैं, उनके अपने अपने अर्थ हैं। ऐसे ही संस्कृत भाषा में भी होते हैं, सब भाषाओं में होते हैं, सब विद्याओं में होते हैं। यहाँ जो दर्शन का पाठ चल रहा है, इस दर्शन विद्या में भी कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे धारणा, पीछे हमने पढ़ा था धारणा, देशबंधस चित्तस्य धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर यम, नियम, ये सब पारिभाषिक शब्द थे। ऐसा ही ये शब्द है यहाँ इस सूत्र में चौथे में, संयम। संयम भी एक पारिभाषिक शब्द है। इसकी परिभाषा बताई महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में, त्रयम एकत्र संयमः। एकत्र, एक विषय में, त्रयम, जब तीनों काम किए जाते हैं, किसी एक विषय में जब तीनों काम किए जाते हैं तब उसको संयम कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म हो गई, परिभाषा हो गई, संयम। तो आगे शास्त्र में जब जब भी संयम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ इसका अर्थ ये होगा कि तीनों चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन जो पीछे बताई थी, धारणा, ध्यान, समाधि। जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही वस्तु में, एक ही विषय में किए जाएंगे तीनों, तब वो संयम नाम से कहा जाएगा। ये संयम की परिभाषा हुई। कहेंगे सूर्य में संयम करो, तो मतलब सूर्य में धारणा, ध्यान, समाधि करो। चंद्रमा में संयम करो, तो चंद्रमा में धारणा, ध्यान, समाधि करो, तीनों काम एक ही वस्तु में करो। अब तीन शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे, एक ही शब्द में सारी बात आ जाएगी। आपकी कॉमर्स में चलता है डेबिट, क्रेडिट, ठीक है ना, जैसे उसका परिभाषा है डेबिट की और क्रेडिट की। फिर आपके और बहुत सारे शब्द हैं, कोई ट्रायल बैलेंस है, कोई बैलेंस शीट है, कोई सस्पेंस अकाउंट भी है सस्पेंस अकाउंट भी आता है ना। तो वहाँ जैसे पारिभाषिक शब्द होते हैं, यहाँ भी पारिभाषिक है ये। जब तीनों एक ही वस्तु में किए जाएंगे तब उसको संयम नाम से कहा जाएगा। तो ये परिभाषा बना दी इस सूत्र में, त्रयम एकत्र संयम। एक ही वस्तु में जब तीन काम किए जाएंगे तब उसको संयम कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सूत्र बोलिए, तज्जयात प्रज्ञालोक। तत्, उस संयम को, जयात, जीत लेने से, जब व्यक्ति संयम को जीत लेता है, जीतने का मतलब जब संयम करने में वो कुशल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, किसी वस्तु में धारणा, ध्यान, समाधि तीनों काम कर लेता है, तो उसमें वो माहिर हो जाता है, कुशल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है? प्रज्ञालोक, उससे बुद्धि का विकास होता है। जो समाधि बुद्धि है उसमें और अच्छी अच्छी स्पष्टता आती जाती है। चालू भाषा में कहते हैं पिक्चर क्लियर होती जाती, ऐसे बोलते हैं। अब सारी पिक्चर क्लियर है सारी बात पूरी समझ में आ गई, इसको बोलते हैं सारी बात पिक्चर क्लियर हो गई। तो उससे बुद्धि का विकास होता है, व्यक्ति उस विषय को बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता से समझ लेता है। तो जैसे जैसे संयम करते जाते हैं वैसे वैसे रिजल्ट अच्छा आता है, ज्ञान की शुद्धता, स्पष्टता होती जाती। ये इसका फल बताया।
अगला सूत्र है छठा, देखिए और बोलिए। तस्य भूमिषु विनियोग। तो तस्य उस संयम का, भूमिषु विनियोग, अगली अगली अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए। जो हमने संयम किया, छोटी छोटी वस्तुओं में जो संयम किया, उसका अगली अगली ऊंची ऊंची स्थितियों में, अवस्थाओं में उसका प्रयोग करना चाहिए। विनियोग मतलब प्रयोग। जैसे उदाहरण के लिए मोटी भाषा में कहें तो एक व्यक्ति ने 5वीं कक्षा पास कर ली, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा पास कर ली, तो उसको जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ 5वीं तक, अब उसका उपयोग 6ठी कक्षा के पाठ को समझने में करेगा। अगर 5वीं पास नहीं की तो 6ठी का सिलेबस समझ में नहीं आएगा। जब वो 6ठी का सिलेबस पढ़ेगा तो 5वीं की विद्या उसको सहयोग देगी या नहीं। बस ये कर, तस्य भूमिषु विनियोग, जितना उसने सीख लिया उसका लाभ वो अगली अगली चीज़ों को समझने में उसका प्रयोग करेगा, और उसको और आगे आगे की बातें समझ में आती रहेंगी। अगर पिछली बातों पर ध्यान नहीं देगा तो आगे वाली भी नहीं आएगी समझ में। जैसे स्कूल में होता है पढ़ाई में, ऐसे यहाँ भी होता है। ये भी पढ़ाई है ना, इसका भी पूरा सिलेबस है और लंबा सिलेबस है। स्कूल की पढ़ाई तो 10-20 साल में पूरी हो जाती है, फिर उसमें 20 साल मेहनत करो तो 40 साल में आदमी एक्सपर्ट हो जाता है। एक आदमी ने 20 साल पढ़ाई की साइंस की, फिर 20 साल रिसर्च की, तो 40 साल में वो साइंटिस्ट बन गया, एक्सपर्ट हो गया साइंस में। तो यहाँ की पढ़ाई तो 40 साल में पूरी हो जाती है, और योग की पढ़ाई में तो 40 जन्म भी लग जाए। ये लंबा काम, ये लंबा सिलेबस है, इसमें समय अधिक लगता है, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, समय और एकाग्रता, ध्यान और वैराग्य और बहुत कुछ इसमें चाहिए। तो ये भी एक विषय है, एक सिलेबस है, थोड़ा कठिन है, पर कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई छुटकारा नहीं है। प्रफुल्ल जी, सीए का कोर्स करना सरल है या कठिन है? कठिन। फिर भी लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, बहानेबाजी नहीं करते, छोड़ नहीं देते साहब सीए करना कठिन है, हम तो नहीं करेंगे, करते हैं, फिर भी करते। एमटेक का कोर्स भी सरल नहीं है, वो भी कठिन है, वो भी करते हैं। मेडिकल में एमडी और एमएस का कोर्स भी कठिन है, वो भी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं वर्षों तक। घर से भी दूर, परिवार से भी दूर, हॉस्टलों में जा के रहते हैं, घंटों घंटों 15-15 घंटे मेहनत करते हैं रोज। तो जैसे और सब कामों में मेहनत करते हैं, जब योग की बात आती है तब ढीले पड़ जाते हैं। साहब ये तो बहुत कठिन है, ये तो अपने बस का नहीं। तो ये गड़बड़ है, इसमें भी ढीले नहीं होना चाहिए। कठिन है तो क्या हुआ, कर लेंगे, और भी तो 20 काम कठिन है, वो भी तो कर रहे हैं। माताओं से पूछता हूँ, बच्चे पालना सरल है या कठिन है? कठिन है। फिर कोई फेंक देता है बच्चे, हम नहीं पालेंगे, ले जाओ, हम नहीं पालेंगे। कोई नहीं फेंकता, सब पालते हैं। कितना भी कठिन हो, करना पड़ता है। लालचंद जी बताएंगे, धन कमाना सरल है या कठिन है? कठिन है ना। फिर कोई कहता है जी धन कमाना बहुत कठिन है, हम नहीं कमाएंगे। कोई कहता है हम नहीं कमाएंगे। जितना भी कठिन हो, खूब घंटों घंटों 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। धन कमाना कठिन है, वो भी कमाते हैं। बच्चे पालना कठिन है, वो भी पालते हैं। मकान बंगला बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। चांद पर जाना कठिन है, वहाँ भी जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है, वहाँ भी चढ़ते हैं। समुद्र के नहर नदी पार करना कठिन है, वो भी करते हैं। और बहुत सारे कठिन काम है, सब करते हैं। ये भी कठिन काम है, इसको भी करना चाहिए। ये जो सांसारिक कठिन कार्य हैं, इनमें से कुछ कठिन काम कर लेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा।
पर योगाभ्यास नहीं किया तो काम नहीं चलेगा, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप साइंटिस्ट मत बनो, चल जाएगा, पर योगी नहीं बने तो नहीं चलेगा। टेंशन, योगी नहीं बनेंगे तो टेंशन में परेशान होंगे। टेंशन का कष्ट भोगना चाहता है कोई? है जी? तो फिर इससे बचने के लिए इधर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। कठिन कहने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो करेंगे। जैसे सांसारिक पढ़ाई के लिए आप संकल्प करते हैं, सीए करेंगे, एमटेक करेंगे, एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, एमसीएच करेंगे, जैसे वहाँ संकल्प करते हैं यहाँ भी संकल्प करो। हाँ, योगी बनेंगे, मन को जीतेंगे, इंद्रियों को जीतेंगे, जन्म मरण से पार होंगे। इसके बिना छुटकारा नहीं है, इसके बिना दुखों से छुटकारा नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से पिछली पढ़ाई को अगली पढ़ाई में उपयोग करेंगे, पिछली योग्यता को आगे की बात समझने में इसका प्रयोग करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, तो अगली अगली चीज़ें हमको समझ में आती जाएंगी। इस तरह से ये सूत्र छठा ये बात कह रहा है, तस्य भूमिषु विनियोग, पिछली योग्यता का प्रयोग आगे की पढ़ाई पढ़ने में, आगे की बातें समझने में करना चाहिए। तो उसके लिए उदाहरण ये बता सकते हैं हम, जैसे मान लो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है। पहले पाद के 17वें सूत्र में हमने 4 समाधियां पढ़ी थी संप्रज्ञात। 17वें सूत्र में वितर्क, बोलिए, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 समाधियां थी। तो इसमें वितर्क समाधि छोटी है, विचार समाधि उससे बड़ी है, आनंद समाधि उससे भी बड़ी है, और अस्मिता चारों में सबसे बड़ी है। तो तस्य भूमिषु विनियोग, पिछली योग्यता प्राप्त कर ली, वितर्क समाधि प्राप्त कर ली, तो इससे जो आपको लाभ हुआ, योग्यता बनी, उसका लाभ, उसका प्रयोग अगली समाधि को समझने में करेंगे, विचार समाधि को समझने में इससे लाभ उठाएंगे। जैसे 5वीं का सिलेबस पढ़ के 6ठी में उसका लाभ मिलेगा। अगर 5वीं पास नहीं की तो 6ठी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो 6ठी पढ़ लेंगे तो फिर वो जितनी योग्यता बनेगी 6ठी क्लास में, वो 7वीं का पाठ समझने में काम आएगी। तो ऐसे ही वितर्क समाधि पार कर ली तो उसकी योग्यता विचार समाधि को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। फिर विचार समाधि प्राप्त हो गई तो उसकी योग्यता आनंद समाधि को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। आनंद समाधि प्राप्त करने पर उसकी योग्यता अस्मिता समाधि को समझने में, प्राप्त करने में सहयोग करेगी। यह है तस्य भूमिषु विनियोग। ठीक हो गया? आगे चलें।